चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा देखिए, जैसे कि हमारा प्रीवियस क्लास में एक कॉन्सेप्ट हुआ था, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और उसके दो सिचुएशन थे बेटा, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, राइट। माइक्रो हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके थे। मैक्रो के बेटा 4 पॉइंट आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर थे उसके 4 पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो लीगल एनवायरनमेंट है ये अब हमें डिस्कस करना है बेटा, राइट। तो चलिए पहले इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एंड आई होप सो कि आपने प्रीवियस वीडियोस प्रॉपर देखी हो बेटा, प्रॉपर क्लास ली हो, देन आपको ये समझ में आएगा। ठीक है जी, तो देखिए फटाफट से। तो कहते हैं सर, लीगल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्ट passed by the government judgment of courts, decision taken by various committees and commissions। ठीक है जी, तो कहते हैं जो बिजनेस कम्युनिटीज रहती हैं, बिजनेस कम्युनिटीज कैन नॉट बी इग्नोर द लीगल फ्रेमवर्क as it has to perform within it। ठीक है जी, it has to perform within it। देखिए जैसे कि बेटा मैं आपको एक छोटा सा ना केस लॉस बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, केस लॉ डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। देखो, कहते हैं सर लीगल एनवायरनमेंट क्या है। बेटा लीगल एनवायरनमेंट में बेसिकली कि तीन चीजें आती हैं। जो एक्ट लॉ पास किया है बेटा गवर्नमेंट ने, ठीक है। दूसरा, जितने भी कोर्ट्स के डिसीजंस होते हैं या कोई भी कमिटीज वगैरह जो डिसीजन लेती है, जैसे बेटा जितने भी लॉज बनते हैं ना, जैसा मान लीजिए कंपनी लॉ बना, ठीक है। अब हमें कोई रूल्स वगैरह बनाना है तो रूल्स हम ऐसे ही नॉर्मली नहीं बना सकते, राइट। तो उसके डिस्कशन के लिए कुछ कमेटी, कुछ कमीशंस वगैरह अपॉइंट करने पड़ते हैं, राइट। एक तरह से सीसीआई इज अ कमीशन। एक एग्जांपल देता हूँ मैं इसका कमीशन का, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। तो ये क्या होते हैं, एक अपने आप में जुडिशियल बॉडीज होती हैं, राइट, या कमिटीज होती हैं जहाँ पर कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन बैठ के एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर बेटा रूल्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो उनका जो डिसीजन होता है वो भी एक तरह का लीगल एनवायरनमेंट में ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो तीन चीजें होंगी बेटा आपकी, एक्ट्स जो गवर्नमेंट ने पास करे हैं, जजमेंट जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट में आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स आ गया, अदर कोर्ट्स आ गए, सुप्रीम कोर्ट आ गए, ठीक है। इन सारे कोर्ट्स की बेटा आपकी क्या होती है, ठीक है जी। हाई कोर्ट, एक काम करो, सुपीरियर बॉडी इज हाई सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स, जितने भी सेशन कोर्ट, लोअर सेशन कोर्ट्स वगैरह होते हैं बेटा, इन सारे कोर्ट्स के जो डिसीजंस वगैरह होते हैं वो भी किस में आ गए आपके लीगल एनवायरनमेंट में। एंड ऑल्सो कमिटीज एंड कमीशंस के जो डिसीजंस होते हैं वो भी हम किस में कंसीडर करते हैं जी, लीगल एनवायरनमेंट में। ठीक है जी, फिर कहते हैं जितने भी बिजनेस कम्युनिटीज हैं, जो भी बिजनेस कर रहा है बेटा एनवायरनमेंट में, वो इन लीगल फ्रेमवर्क को बेटा इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसी के विद इन परफॉर्म करता है। ठीक है जी, तो लॉ के अंदर ही आपको परफॉर्म करना है, तो आप लॉ को ही अवॉइड नहीं कर सकते। यू आर अबाइड बाय लॉ, ठीक है। आप लॉ से अवॉइड हो बेटा, तो आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली कोई भी नया रूल्स, रेगुलेशन, लॉज वगैरह आते हैं तो उस रेगुलेशंस का आपके बिजनेस के ऊपर संपूर्णतः इफेक्ट पड़ेगा, कंप्लीटली इफेक्टेड, राइट। द बिजनेस इज कंप्लीटली इफेक्टेड बाय द वेरियस लॉज इन द कंट्रीज, राइट। चाहे वो डिसीजंस के हो, चाहे वो आपके जजमेंट्स हो, चाहे वो एक्ट हो, वो सारे के सारे आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो देखिए मैं एक छोटा सा केस आपको बताऊंगा। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेटा ये केस हुआ था इंडिया में, हालांकि केस तो आपको बहुत बड़ा है, ठीक है, इस केस की जजमेंट तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट हाँ कुछ बेसिक बात इसमें मैं आपको जरूर लिखवा सकता हूँ। कहते हैं द केस ऑफ कैश लीक फ्रॉम श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। तो बेटा एक कंपनी थी, राइट, जिसके गैस लीकेज का केस हुआ था श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में, ठीक है। तो इसकी वजह से बेटा एक प्रॉपर इस कोर्ट ने जजमेंट दी थी, ठीक है। तो वो जजमेंट की वजह से बेटा बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पर इफेक्ट हुए थे, ठीक है। अगर किसी बच्चा इंटरेस्टेड हो कि वो इस केस लॉ के डिसीजन वगैरह, तो बेटा आप आराम से गूगल पे जाके देख सकते हैं, आपको ये केस लॉ के पूरे फैक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, आप आराम से पढ़िए। तो कहते हैं इस केस लॉ में जो भी डिसीजन लिया गया था कोर्ट्स की वजह से, राइट, तो उसका इफेक्ट बेटा जितनी भी कंपनीज थी बेटा नियर बाय अर्बन, ठीक है, उनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा था, ठीक है जी। तो डिटेल अगर आपको केस लॉज वगैरह पढ़नी है तो आप गूगल में देख सकते हैं, या फिर आप मेरे पास कांटेक्ट भी कर सकते हैं बेटा, मैं अलग से आपको इसको समझा सकता हूँ। बट अभी आपके इस लेवल पे आपको समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है केस लॉस को, आपसे भी इतना देखेगा कि अगर कोई भी कोर्ट का जजमेंट आता है तो उसका इफेक्ट उस पर्टिकुलर बिजनेस पे पड़ता है, और उसके साथ साथ अगर उसका सिमिलर कोई बिजनेस है तो उसके ऊपर भी बेटा इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है जी। तो ये है बेटा आपका लीगल एनवायरनमेंट, एंड आई होप सो समझ में आया। देखिए यहाँ पर बेसिकली बेटा हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट खत्म हो गया, ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर हमारा खत्म हो चुका, बट एक छोटा सा सिनेरियो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और वो सिनेरियो दिया गया है बेटा डीमोनिटाइजेशन के बारे में। गवर्नमेंट ने जब एक लॉ पास किया था बेटा इंडिया में, ठीक है, जिसकी वजह से बेटा कुछ टेंडर्स, जो लीगल टेंडर थे बेटा इंडिया में, वो हमारे खत्म हो गए थे। 500 रुपए का नोट और 1000 रुपीज का जो नोट था बेटा, उसकी लीगल टेंडेंसी खत्म हो गई थी, ठीक है। वो हमारा डीमोनिटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट, और डेफिनेटली यू आल्सो फेस इट। तो इसी का कॉन्सेप्ट्स और कुछ फीचर्स वगैरह पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने डिसीजन क्यों लिया, क्या रीजन था कि गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन वगैरह लेना पड़ा। बेसिकली जो जनरली अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो डीमोनेटाइजेशन एक कॉन्सेप्ट था। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ठीक है, स्पेसिफिकली अंडर द रूलिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के राइट लीडरशिप में एक डिसीजन लिया। ये डिसीजन लिया गया था बेटा 8 नवंबर 2016 में, ठीक है। ये डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेटा 8 नवंबर 2016 में, जहां पर बेटा हमारे ₹500 और ₹1000 के जो नोट्स थे बेटा, ठीक है, ₹5000 और जो ₹1000 के जो नोट थे, उनकी जो लीगल टेंडर थे, इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। वॉइड इन सेंस फ्रॉम दिस डेट, राइट, 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट बेटा अब लीगल करेंसी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नो मोर लीगल करेंसी, यानी कि इनकी लीगल इफेक्ट्स को खत्म कर दिया था बेटा सरकार ने। इन शॉर्ट अगर जिन बच्चों ने मनी वाला चैप्टर पढ़ा होगा बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको फिएट मनी का, राइट। तो कहा जाता है ना फिएट मनी विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो डेफिनेटली वो जो लीगल टेंडेंसी सरकार ने इन 500 और 1000 के नोट्स को दी थी बेटा, वो खत्म कर दी गई थी, राइट। इसका कारण क्या था, रीजन क्या था बेटा डिमोनेटाइजेशन का? रीजन था बेटा ब्लैक मनी को कंट्रोल करना, ब्लैक मनी को इकोनॉमिक्स से कंट्रोल करना, राइट। तो क्योंकि ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान देता है बेटा, तो उस ब्लैक मनी को ओवरऑल, ठीक है, या तो कंट्रोल करने के लिए या फिर उस पैसे का इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी में लेकर आने के लिए बेटा सरकार ने, ऑब्वियस सी बात है ना, जब इस लीगल टेंडेंसी मान लीजिए 500 और 1000 रुपए के नोट्स आपके पास पड़े थे इन फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी, तो या तो वो आपके बिल्कुल बर्बाद है, जीरो है, वेस्ट है, इकोनॉमी से हटा दिया गया उन्हें, या तो आप क्या करोगे बेटा उसको इकोनॉमी में इन्वॉल्व करोगे वाया बैंक, आप बैंक में जमा करोगे उन्हें, ठीक है। आप गवर्नमेंट को बताओगे जी हमारे पास इतने पैसे पड़े हैं, हमसे टैक्स ले लो इतना, ठीक है। तो जो भी पैनल प्रोविजंस वगैरह होंगे वो गवर्नमेंट उसको फिर व्हाइट में कन्वर्ट कर दी। दैट इज अ लीगल वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट, एक तरह से हम कह सकते हैं,
एक लीगल तरीका था जहां पर हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते थे, या फिर जो ब्लैक मनी थी वो अपने आप ही क्वैश हो जाती, बेटा खत्म हो जाती, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा बेटा, ब्लैक मनी का क्या सिचुएशन था और डिमोनेटाइजेशन आया उससे क्या प्रभाव पड़ा वगैरह वगैरह, तो कितनी परसेंट करेंसी विड्रॉ हुई इकोनॉमी से। ठीक है, ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको इन सब चीजों को थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये जो प्रोसेस है इसको नोट कर लेना बेटा कॉन्सेप्ट्स को, बाकी देखिए इसके फटाफट से हेडिंग। कुछ बातें इसके बारे में देख लेते हैं बेटा, डिमोनेटाइजेशन के बारे में। तो कहते हैं जी डिमोनेटाइजेशन, ठीक है जी, तो कुछ बातें बेटा इसके बारे में हम लिख लेंगे, तो फटाफट से मेरे साथ के साथ आप नोट करते रहिएगा। तो कहते हैं 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 was the day when rupee 500 and rupee 1000 notes were withdraw from the economy, फ्रॉम द इकोनॉमी। ठीक है जी, तो इकोनॉमी से इन करेंसी को विड्रॉ कर लिया गया। फिर कहते हैं it amounted to withdraw it amounted to withdrawal of 86% currency in the economy, यानी कि अर्थव्यवस्था से बेटा करीब करीब 86% करेंसी को विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है जी, तो कहता है पीपल वर एडवाइज्ड to go to banks to go to banks to replace old currency with the new currency। तो ओल्ड करेंसी को न्यू करेंसी से बेटा क्या कर लेने के लिए, रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट ने आपसे बोला। ठीक है जी, फिर कहते हैं serpentine queues inside and outside द बैंक्स। अगेन बेटा ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो देखते रहिएगा। फिर कहते हैं द इकोनॉमी वॉज ग्रिप्ड द इकोनॉमी वॉज ग्रिप्ड by the liquidity crisis by the liquidity crisis, but by by large the people endured it because they believe they believe that demonetization, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा इसका, डिमोनेटाइजेशन, एक सेकंड ठीक ही कर देता हूँ, demonetization was against the holder of black money।
ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। फिर कहते हैं एक छोटा सा पॉइंट है आपका नोट पॉइंट के फॉर्म में, डिमोनेटाइजेशन was a major economic event of the year 2016. It led to a deep impact to all household, trader, industries। ठीक है जी, तो देखिए बेटा ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना है इसको। सिचुएशन क्या था, तो कहते हैं सर डीम एक्चुअली थ्योरी ऑलमोस्ट ये तो आपने फेस करा हुआ है बेटा इस सिचुएशन को, तो मुझे इतना समझाने की इसमें रिक्वायरमेंट वैसे भी नहीं है। बट फिर भी देखिए कहते हैं डेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 8 नवंबर 2016 वाज द डे व्हेन रुपीज 500 एंड रुपीज 1000 नोट्स वर विड्रॉन फ्रॉम द इकोनॉमी। इकोनॉमी से इनको विड्रॉ कर लिया गया था बेटा। करीब करीब 86% करेंसीज बेटा अप्रोक्सीमेटली इकोनॉमी से क्या कर ली गई, अकाउंटिंगली टू विड्रॉ, इसको विड्रॉ कर लिया गया था। ठीक है, पीपल्स को, लोगों को एडवाइस दिया गया कि जाइए आप बैंक जाइए और ओल्ड करेंसी को न्यू करेंसी से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी बेटा, इनसाइड एंड आउटसाइड द बैंक, ये तो आपने देखा ही होगा बेटा। कहते हैं इकोनॉमी वाज द ग्रिप अंडर द लिक्विडिटी क्राइसिस। ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी में बेटा पैसा नहीं था बिल्कुल भी, लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया था। बट फिर भी बाय लार्ज लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि लोगों को बिलीव था कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप्स है अगेंस्ट द ब्लैक मनी होल्डर्स। जितने भी ब्लैक मनी होल्डर्स थे बेटा उनके अगेंस्ट लिया गया एक बहुत बड़ा स्टेप था, लोगों को लगा देन डेफिनेटली इकोनॉमी में एक बेटर सिचुएशन क्रिएट होगी। फिर कहते हैं डिमोनेटाइजेशन वाज अ मेजर इकोनॉमिक स्टेप्स। ठीक है, इवन द ईयर ऑफ 2016 इट लेड टू द डीप इंपैक्ट। इसका इफेक्ट पड़ा बेटा हाउस होल्ड पे, ट्रेडर्स पे और इंडस्ट्रीज पे। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ डिमोनेटाइजेशन, राइट। एंड आई होप सो कि ये तो नॉर्मली वैसे भी आपको पता ही होगा बेटा, राइट। अब क्वेश्चन आता है सर इसका एडवांटेज क्या मिला, डिमोनेटाइजेशन को लाने का एडवांटेज क्या था, क्या मिला, उसको देखते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फटाफट से कहते हैं एडवांटेज या यू कैन से फीचर, एक्चुअली फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का फीचर क्या था बेटा, व्हाट आर द फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला था जी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। दूसरा कहते हैं टैक्स इवेजन कंट्रोल मेजर, टैक्स इवेजन कंट्रोल मेजर। तीसरा आता है आपके पास क्रिएटिंग लेस कैश इन इकोनॉमी। फोर्थ चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है जी, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। ठीक है, तो एक टैक्स को बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था बेटा ये। दूसरा टैक्स इवेजन कंट्रोल मेजर, टैक्स की पे कंट्रोल बेटा। दूसरा लेस कैश इकोनॉमी बनाने का एक मोटो था। और हमारी जो सेविंग्स पड़ी थी बेटा वो एक फाइनेंशियल सिस्टम में चली जाए। दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ द डिमोनेटाइजेशन, राइट। तो एक सिंपल सा पॉइंट है बेटा, इसको रीड कर लेना अच्छे से। बाकी ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज ओवर है। तो फाइनली बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पर खत्म हो गया बेटा। और अगर आप किसी स्टूडेंट को कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3 इज ओवर है। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट पार्ट बी। हम बेटा पार्ट बी शुरू कर देंगे। पार्ट ए हमारा ओवरऑल यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है जी। तो अब हम पार्ट बी शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास से। और
आई होप सो कि आपको समझ में आया बेटा। प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं बेटा। बाय बाय। टेक केयर।